सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम त्रयोदश पाठः अमृतम संस्कृतम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अभ्यास। सबसे पहले पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत अर्थम च लिखत। उच्चारण कीजिए और उसका अर्थ लिखिए। उच्चारण भी करना है और हमें उसका अर्थ भी जानना है। देखते हैं उपलब्धासु। उपलब्धासु चिकित्साशास्त्रम भूगोलशास्त्रम विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। ये 8 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। उपलब्धासु प्राप्त में से, जो हमारे पास प्राप्त हैं, मिले हुए हैं, उनमें से। चिकित्सा शास्त्रम, चिकित्सा शास्त्र जिससे इलाज किया जाता है वह वाला शास्त्र। भूगोल शास्त्रम, भूगोल शास्त्र, इसका हिंदी में भूगोल शास्त्र ही होता है। ज्योग्राफिकल नॉलेज जहाँ पे लिखा होता है, ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल को ज्योग्राफी, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो पुस्तकें हैं वह। विद्यमानाः मौजूद, संगणकस्य कंप्यूटर का, कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, संगणकस्य कंप्यूटर का। वैशिष्ट्यम विशेषता, वाङ्मये साहित्य में, साहित्य लिटरेचर। अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्रम का भी अर्थशास्त्र ही है। इकोनॉमी जो विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। इस प्रकार से यह उच्चारणम कुरुत अर्थम च लिखत पहला प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ। हाँ बच्चों, अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में कहा गया है प्रश्नानाम एकपदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्न के एक पद में उत्तर लिखिए। एक पद का मतलब आप लोग जानते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। तो देखते हैं कौन से प्रश्न है यहाँ पर। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है। प्राचीन माने प्राचीन का मतलब पुराना, तमा लगने से सबसे लग जाएगा, हो जाएगा। प्राचीनतमा माने सबसे प्राचीन है। कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? तो उत्तर है आपके सामने संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा ही दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। ख में चलते हैं। शून्य से प्रतिपादनम कह अकरोत। शून्य का प्रतिपादन किसने किया? कह यहाँ पर रेखांकित करना है, प्रश्नवाचक शब्द है। क में का भाषा प्राचीनतम, यहाँ पे का को आप रेखांकित करेंगे। ख में शून्य से प्रतिपादन कह अकरोत, यहाँ पे कह को रेखांकित करेंगे। ग में कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, यहाँ पे किम को रेखांकित करेंगे। घ में कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, यहाँ पे कस्या को रेखांकित करेंगे। और का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, यहाँ पर का शब्द को रेखांकित करेंगे। ये रेखांकित जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, प्रश्न बना रहे हैं और हमें उनकी जगह उत्तरवाचक शब्द लिखने हैं। अगर उसकी जगह उत्तरवाचक शब्द लिख करके पूरे वाक्य को उतारते हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा। और केवल उत्तरवाचक शब्द लिखते हैं तो एक पदेन उत्तर होगा। हम यहाँ पर एक पदेन लिख रहे हैं और रेखांकित शब्द की जगह में इनको लिख करके पूरा उतारेंगे तो वह पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा। देखेंगे, का भाषा प्राचीनतमा, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतमा है। शून्य से प्रतिपादनम कह अकरोत, शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्टः। आर्यभट्ट ने ही। प्रतिपादन करना माने आविष्कार करना, शून्य को दुनिया के सामने रखना, शून्य के बारे में बताना। उससे पहले शून्य को जानते नहीं थे लोग और शून्य का उपयोग नहीं हुआ करता था, जिस वजह से गणित शास्त्र
अपूर्ण शास्त्र था, वह पूरा नहीं हुआ करता था। और शून्य के प्रतिपादन के बाद, शून्य के खोज के बाद, शून्य के आविष्कार के बाद, आर्यभट्ट ने जब शून्य का आविष्कार किया तब गणित शास्त्र का विकास हुआ। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्रम। कौटिल्य वही हैं चाणक्य, चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य, उन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा था। कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य का मतलब कविता जनित सुंदरता, कविताओं में, श्लोकों में जो सुंदरता दिखती है, होती है, जो रस आस्वादन मिलता है, वह संस्कृत भाषाया, कस्या की जगह लिखेंगे संस्कृत भाषाया। अब अंतिम है का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन से संस्कृत में ऐसी चीज़ें हैं जो अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब उन्नति, उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लगातार ऊंचाइयों को पहुंचाने जाने के लिए कौन प्रेरणा देते हैं? तो सूक्तयः, सूक्तयः संस्कृत में जो छोटी छोटी सूक्तियाँ होती हैं, जो मीठे बोल होते हैं, मीठे वचन होते हैं, मधुर वाणी होती हैं, और जो शिक्षाप्रद कुछ अंश होते हैं श्लोक में, उनको सूक्ति कहते हैं, सूक्ति। और सूक्ति का बहुवचन है सूक्तयः। सूक्तयः यानी बहुत सारी सूक्तियाँ होती हैं ऐसी, तो ये अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, हमें उन्नति के लिए, जीवन को अच्छे अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न आपके सामने रखा गया। अब आप तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में कहा गया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। यहाँ पे पूरा वाक्य लिखना है प्रश्न के उत्तर में। आपको अब आसान तरीके से बता रहे हैं, जो रेखांकित, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उसमें रेखांकित करना है, और उस रेखांकित शब्द में उत्तरवाचक शब्द लिखने के बाद पूरी पंक्ति को उतारने से आपका एक वाक्य न उत्तरतः हो जाएगा, एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले हम जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको रेखांकित करेंगे। संगणकस्य कृते, का में देखिए संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, यहाँ पे का को रेखांकित कीजिए, क में का को रेखांकित कीजिए। ख में देखेंगे संस्कृतस्य वाङ्मयं कै समृद्धम अस्ति, यहाँ पर कै को रेखांकित कीजिए। संस्कृतस्य वाङ्मयं कै समृद्धम अस्ति, कै को रेखांकित कर दीजिए, कर दिया होगा आपने। ग में संस्कृतम किम शिक्षयति, किम को रेखांकित कर लीजिए यहाँ पर। और घ में अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, यहाँ पर किमर्थम को रेखांकित कर दीजिए, किमर्थम। तो इस तरह से आपने रेखांकित कर दिया होगा, का, कै, किम, किमर्थम। अब इनके अर्थ सहित उत्तर सुनिए। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, संगणक के लिए, संगणक कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा, सबसे अच्छी भाषा क्या है? यहाँ पे का है प्रश्नवाचक, तो उसकी जगह आएगा संस्कृत भाषा। का को हटा करके उत्तर में आप संस्कृत भाषा लिखेंगे तो आपका पूर्ण उत्तर बना संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा। का हो गया। ख में देखेंगे संस्कृतस्य वाङ्मयं कै समृद्धम अस्ति, संस्कृत का जो वाङ्मय है वो किससे समृद्ध है, किससे समृद्ध है? तो यहाँ पे कै की जगह में आप लिखेंगे वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च, कै की जगह इतना आएगा, उसके बाद आगे समृद्धम अस्ति। अब पूर्ण उत्तर सुनिए। संस्कृतस्य वाङ्मयम्, इससे पहले आएगा, शुरू में लिखेंगे संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। कै की जगह में ये लिखेंगे। यह आपका पृष्ठ संख्या 71 में है, जो मूल पाठ है वहाँ पे पृष्ठ संख्या 71 में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
दूसरे गद्य खंड में है, दूसरे गद्य खंड में दूसरी पंक्ति में। और संस्कृत का वाङ्मय किससे समृद्ध है? तो संस्कृत का वाङ्मय वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र आदि से, इसी प्रकार अन्य तमाम ग्रंथों से संस्कृत का जो वाङ्मय है, साहित्य है, समृद्धमस्ति, समृद्ध है। आगे समृद्धमस्ति आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने कई की जगह में यह लिखा है और आगे पीछे का वही उतारना होगा। ग में हम चलेंगे, देखेंगे संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है। संस्कृत भाषा, अगर समूचे संस्कृत भाषा को हम देखेंगे तो यह भाषा हमें किस प्रकार की शिक्षा देती है। तो किम की जगह हम क्या लिखेंगे? आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम, आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम। अब आत्मवत् का मतलब अपना जैसा व्यवहार करने के लिए, यानी कि हम दूसरों से जैसे व्यवहार को चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के प्रति करें। हम दूसरों से अच्छे व्यवहार की अगर अपेक्षा करते हैं तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। अगर हम दूसरों से बुरे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमें भी फिर बुरा व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से आत्मवत् व्यवहारम का मतलब हम जैसा व्यवहार चाहते हैं अपने लिए वैसा ही व्यवहार हम दूसरों से करें। संस्कृत यह शिक्षा देती है। तो यहाँ पर उत्तर पूर्ण वाक्य में हुआ संस्कृतम आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति। अब घ में देखेंगे हम अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत किमर्थ माने किस लिए पढ़ना चाहिए, संस्कृत किस लिए पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर किमर्थम की जगह आया ये न मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कारः भवेत्। यह आपका 72 पेज पर है, 270 पृष्ठ संख्यायाम अस्ति। तो वहाँ पे देख सकते हैं अगर इस पेज पे ही, जिससे मनुष्य का और समाजस्य समाज का परिष्कार हो, यानी कि मनुष्य भी दिल से पवित्र होकर के व्यवहार करना सीखे और समाज में किसी प्रकार की बुराई ना हो, समाज के सभी लोग अच्छा व्यवहार सीखें और अच्छा व्यवहार करें। प्रत्येक व्यक्ति सुधरे, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करे, तभी हमारा अच्छा समाज बनेगा। तो परिष्कार का मतलब यही है, उसकी समाज के जितने लोग हैं सब साफ सुथरे हों, मन से, तन से, मन से, दिमाग से स्वस्थ हों, साफ सुथरे हों, तो कोई किसी के प्रति बुरी भावना ना रखे। तो संस्कृत किस लिए पढ़ना चाहिए? संस्कृत इसी वजह से पढ़ना चाहिए ताकि हर मनुष्य और समाज का हर व्यक्ति मन से स्वस्थ हो और सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, यह शिक्षा प्राप्त कर सके। तो यह संस्कृत के द्वारा प्राप्त होती है, इसीलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो यह अस्माभिः संस्कृतम, पूर्ण वाक्य में जरा सुनिए, अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम, पहले लिखेंगे हम अस्माकं संस्कृतम पठनीयम, डैश लगाएंगे, ये न मनुष्यस्य समाजस्य स परिष्कारः भवेत्। इस प्रकार से हम पूर्ण वाक्य लिखेंगे। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब आपके सामने ये चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दरूपम अधिकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। ये चौथा प्रश्न है। इकारांत छोटी इकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द रूप, इकारांत छोटी स्त्रीलिंग शब्द रूप को ले करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान पूरा कीजिए। यहाँ पे एक बार उदाहरण दिया हुआ है और दूसरे शब्द को करने के लिए कहा गया है। उदाहरण मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ पुस्तक से और जिसे करना है वह मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, और जो शब्द भरने हैं केवल वह भर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बाकी शब्द आपको यहाँ पे पुस्तक में उपलब्ध हैं, दिए हुए हैं। तो देखेंगे सबसे पहले प्रथमा में गति, गति शब्द। अब ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, ठीक है।
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हैं। ये एक वचन के शब्द हैं, ये द्विवचन के हैं, ये बहुवचन के शब्द हैं। और यहाँ पर जिस विभक्ति में शब्द पूछा गया है वह विभक्ति लिखा है, और जो शब्द पूछा गया है वह शब्द यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले चलते हैं गति प्रथमा। प्रथमा में गति, गति, गतयः, ये यहाँ पे पुस्तक में मौजूद है। उसके ठीक नीचे मति प्रथमा का पूछा गया है। मति प्रथमा में एक वचन मति ही, द्विवचन मति, बड़ी इकार की मात्रा, बहुवचन मतयः पुस्तक में दिया है। फिर द्वितीय विभक्ति बुद्धि, बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धिः, बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धिः पुस्तक में है। उसके बाद पूछा है प्रीति, प्रीतिम, प्रीति, प्रीतिः, प्रीतिम, प्रीति आएगा यहाँ पे पुस्तक में है, और प्रीतिः ये दिया हुआ है। तृतीय विभक्ति में देखेंगे नीति शब्द दिया हुआ है। तृतीय विभक्ति में नीत्या, नीतिभ्याम, नीतिभिः ये पुस्तक में मौजूद है। फिर उसके नीचे दिया है शांति। शांति शब्द को हमें तृतीय विभक्ति में बदलना है, तो शांत्या, शांतिभ्याम, शांतिभिः पुस्तक में है, शांतिभिः, शांत्या, शांतिभ्याम। फिर चलेंगे चतुर्थी विभक्ति में मति शब्द दिया हुआ है। अब मति शब्द के यहाँ पे रूप दिए हुए हैं, मति, मत्यई, मतये, दो रूप बनते हैं। मत्यई भी होता है, मतये भी होता है, और फिर मतिभ्याम द्विवचन में, फिर मतिभ्यः बहुवचन में, मतिभ्यः। ठीक उसके नीचे प्रकृति शब्द दिया हुआ है। प्रकृति का चतुर्थी विभक्ति में हमें दिखाना है, तो प्रकृत्यई, जैसे ऊपर में मत्यई और मतये था, उसी प्रकार से प्रकृत्यई और प्रकृतये, यानी प्रकृति के लिए, प्रकृति के लिए ये अर्थ आएगा। फिर यहाँ पे प्रकृतिभ्याम यह दिया हुआ है, प्रकृतिभ्याम दिया हुआ है। फिर प्रकृतिभ्य, हाँ प्रकृतिभ्याम दिया हुआ है, फिर प्रकृतिभ्य, इस प्रकार से ये प्रकृतिभ्य ये आपके सामने प्रस्तुत है। इस प्रकार से ये चार शब्द रूप मति, प्रीति, शांति और प्रकृति, चतुर्थी विभक्ति तक हमने ये कर लिया है। अब हम पंचमी से लेकर के संबोधन तक फिर करेंगे। अब इसमें पंचमी विभक्ति देखिए। पंचमी विभक्ति में यहाँ पे दिया हुआ है कीर्ति शब्द। कीर्ति शब्द का पंचमी में कीर्त्या, कीर्तिः, दो रूप बन रहे हैं, और द्विवचन में कीर्तिभ्याम, बहुवचन में कीर्तिभ्यः। उसके ठीक नीचे दिया हुआ है गीति शब्द। गीति शब्द को हमें करके दिखाना है, तो पंचमी विभक्ति में गीत्याः, गीतेः, यहाँ पर भी दो शब्द हैं। कीर्ति का कीर्त्याः, कीर्तेः था, यहाँ पे गीत्याः, गीत्येः, और द्विवचन में गीतिभ्याम जो पुस्तक में दिया है, और बहुवचन में गीतिभ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति को हम देखेंगे, सूक्ति शब्द है, जो सुंदर वचन जिसे कहते हैं सूक्ति। षष्ठी विभक्ति में सूक्तेः, सूक्त्याः, यहाँ पर भी दो रूप हैं, और फिर द्विवचन में सूक्तयोः, बहुवचन में सूक्तीनाम। उसके ठीक नीचे कृति शब्द दिया हुआ है, और कृति का हमें करके दिखाना है क्या रूप बनते हैं षष्ठी विभक्ति में, तो कृते, कृत्याः, एक वचन में है ये कृति, कृत्याः, द्विवचन में कृत्योः, और बहुवचन में कृतीनाम, जो कि पुस्तक में दिया है। और सप्तमी विभक्ति में देखेंगे हम धृति शब्द दिया हुआ है। धृति का मतलब धैर्य, धैर्य धारण करना। सप्तमी में तो यहाँ पर धृतौ, धृत्याम, धृत्यो, धृतिषु, ये शब्द सप्तमी विभक्ति में धृति शब्द के बने। और उसके ठीक नीचे भीति शब्द है, भीति। भीति शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप लिखने के लिए कहा है, तो एक वचन में भीतौ और भीत्याम,
ये बनेंगे। द्विवचन में भीत्योः बनेंगे और बहुवचन में भीतिषु। ये रूप बनते हैं। इनका अर्थ आप जानते होंगे, क्योंकि जब शब्द रूप बताया गया था तो शब्द रूप में किस किस विभक्ति में क्या क्या कारक चिन्ह लगेंगे और उन कारक चिन्हों के साथ उसका अर्थ क्या होगा, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस तरह से यह सप्तमी विभक्ति तक यह समाप्त हुआ है। संबोधन में मति शब्द का दिया हुआ है शब्द हे मति, हे मति, हे मतयः, इस प्रकार से रूप बनेंगे संबोधन में। तो ये आपका चौथा प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ। अब यह पांचवा प्रश्न है आपके सामने। ये पांचवा प्रश्न है। इसमें कहा गया है रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित शब्द है उसे लेकर के प्रश्न निर्माण कीजिए। तो रेखांकित शब्द देखेंगे। क में देखते हैं संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितोस्ति। यहाँ पे निधि पे रेखांकित है। ख में संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। यहाँ पर संगणकस्य यह रेखांकित है। ग में शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। संस्कृत साहित्ये यहाँ पर रेखांकित है। और घ में वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। यहाँ पे वरिष्ठान में रेखांकित है। अब इनके अर्थ के साथ उत्तर सुनिए। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितोस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान की निधि, निधि माने खजाना, सुरक्षित रखा हुआ है। यानी कि संस्कृत साहित्य में ज्ञान और विज्ञान का खजाना भरा हुआ है। निधि सुरक्षितोस्ति, यहाँ पर निधि की जगह में आएगा कह। प्रश्नवाचक बनाना है हमें। तो उत्तर क्या बनेगा? संस्कृत ज्ञान विज्ञानयो कह सुरक्षितोस्ति, क्या सुरक्षित है। फिर ख में चलेंगे। संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो संस्कृतस्य की जगह कस्य, कस्य कृते, तो कस्य लगाएंगे तो प्रश्नवाचक बनेगा। फिर ग में देखेंगे शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो संस्कृत साहित्य की जगह प्रश्नवाचक आएगा कस्मिन। शल्य क्रिया का वर्णन, जो चीरफाड़ होती है शरीर में ऑपरेशन के दौरान, उसी को शल्य क्रिया कहते हैं। उसका वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो कस्मिन, संस्कृत साहित्य की जगह में। फिर घ में वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। वरिष्ठों के प्रति, वरिष्ठ माने बड़े लोग, बड़े लोगों के प्रति हमें अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, उनका प्रिय व्यवहार हमें करना चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनके लिए हमें वो जैसा चाहें, उनके लिए जो प्रिय व्यवहार है वह हमें करना चाहिए। तो वरिष्ठान की जगह आएगा कान, माने किन लोगों के प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये प्रश्न बनेगा। तो वरिष्ठान। तो इस तरह से ये पांचवा प्रश्न पूरा हुआ है। हाँ बच्चों, अब छठा प्रश्न आप सुनिए। छठा प्रश्न है उदाहरणानुसारम पदानां विभक्तिम वचनम च लिखत। उदाहरण देखिए, पुस्तक में उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण को देखकर आपको विभक्ति, इन पदों के विभक्ति और वचनम लिखना है। पदानी का मतलब पदम, पदे, पदानी बहुवचन में होता है। ये पद, ये जो शब्द हैं, शब्दों को जब हम उपयोग में लाते हैं तो उनको पद कहते हैं। ठीक है। उपयोग के बगैर जो मूल रूप होता है, शब्द होता है, जब उसको यूज करते हैं वाक्य में तो उसको पद कहते हैं। तो इन पदों की विभक्ति और वचन बताना है। देखेंगे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। संस्कृति षष्ठी विभक्ति एक वचनम दिया हुआ है। फिर देखेंगे गति ही प्रथमा एक वचनम है। नीतिम द्वितीय विभक्ति एक वचनम। सूक्तयः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। शांत्या
तृतीया विभक्ति एकवचनम, प्रीत्यै चतुर्थी विभक्ति एकवचनम और मतिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। इस तरह से इन पदों के ये विभक्ति और ये वचन आपके सामने प्रस्तुत हुए। अब यह 7वां प्रश्न है आपके सामने। 7वां प्रश्न, यथा योग्यम संयोज्य लिखत। यथा योग्यम, जो उचित हो उसके जोड़े बनाइए। संयोज्य बने जोड़ करके जिसके सामने जो आना चाहिए उसको जोड़ करके आप वाक्य बनाइए। अब देखिए, कौटिल्येन, यहाँ पे दिया हुआ है कौटिल्येन चिकित्सा शास्त्रे शून्य से आविष्कारकर्ता संस्कृतम सूक्तयः। उसके सामने हमें सही वाक्य लिखना है। दूसरे खाते से ख से सही शब्द वाक्य लिखने हैं। कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम, चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान है। शून्य से आविष्कारकर्ता आर्यभट्ट, शून्य के आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट हैं। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृत ज्ञान और विज्ञान का पोषक है। पोषक माने पुष्ट करने वाला, ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाला संस्कृत है। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, जो संस्कृत की जो सूक्तियाँ हैं, सुंदर वचन हैं, हमें अभ्युदयाय आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए प्रेरयन्ति प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से ये सब 7वां जो प्रश्न है, 7वां प्रश्न समाप्त हुआ। इसके साथ ही कक्षा 7वीं का विषय संस्कृतम त्रयोदश पाठः अमृतम संस्कृतम का समस्त अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। आज यह इतने में पूर्ण हुआ है। धन्यवाद।